मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है इराक, जो कि एंशिएंट टाइम में मेसोपोटामिया नाम से भी जाना जाता था। और अगर आज के टाइम की बात करें तो इराक एक डेवास्टेटिंग कंट्री है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि इस्लामिक स्टेट्स का सेवरल अटैक, सिविल वॉर जैसे सिचुएशन, डिक्टेटरशिप, मार्शल लॉ, यूएस की मिलिट्री एक्शंस, ईरान से हुआ जंग, इन सब चीज़ों से इराक आज एक डेवास्टेटिंग कंट्री के रूप से जाना जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों का शुरुआत कहाँ से हुआ, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो इराक के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। There's been an attack in the capital of Iraq. It marks 20 years since the start of Operation Iraqi Freedom. What was the mess that was left behind? But we went to the city of Basra. Green zone in Baghdad. That's according. 20 years ago tonight, the United States invaded Iraq, launching a broke into the presidential palace in Baghdad's fortified green zone. Political drama and violence after Iraq's powerful Shiite leader Muqtada 8000 से लेकर 2000 BC के बीच दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन आज के इराक में ही स्थित था। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी को सेंटर करके ये सिविलाइजेशन सिचुएटेड था। और तब इसी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते थे, जैसे कि सुमेरियंस, अकाडियंस, बेबीलोनियन, एसिरियंस, ये सब। और ये सब ट्राइब आपस में जंग लड़ते रहते थे। 3500 BC में सुमेरियंस ने मेसोपोटामिया के साउदर्न रीजन को कंट्रोल करता था और इस रीजन का कैपिटल था सुमेर। इसी सुमेरियंस लोगों को हिस्ट्री में क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके बाद 2371 BC में अकाडियन किंग सरगोन ने सुमेर पर हमला करके मेसोपोटामिया के सेंटर में अकाड सिटी को बेस बना के एक किंगडम बनाया, जिसे वर्ल्ड हिस्ट्री में फर्स्ट एम्पायर भी कहा जाता है। इसके बाद बेबीलोनियन किंग हम्मुराबी ने 1792 BC में बेबीलोन सिटी को कैपिटलाइज करके एक किंगडम बनाते हैं। एम्परर हम्मुराबी अपने कोड ऑफ लॉस के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी में पहली बार लॉस को उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। ये जो कॉन्सेप्ट है एन आई फॉर एन आई और ए टूथ फॉर ए टूथ, ये पहले उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने पूरे मेसोपोटामिया को यूनाइट किया, जो रीजन आज इराक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 668 BC से 627 BC तक असारियन किंगडम मेसोपोटामिया को रूल करता है और इसी किंगडम के एक ग्रेट एम्परर अशुरबानिपल का रूल इसी वक्त चलता है। इसके बाद चैल्डियंस रूल शुरू होता है मेसोपोटामिया में। ये चैल्डियंस असल में बेबीलोनियंस के ही डिसेंडेंट थे, जो सेमिटिक ट्राइब के अंतर्भुक्त थे। द ग्रेट किंग नेबुकदनेस्सर इसी किंगडम के राजा थे। आप लोग नेबुकदनेस्सर को द क्रिएटर ऑफ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन के नाम से भी जानते हैं। 627 BC में अशुरबनिपाल का डेथ के बाद एंटायर मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन पे सिविल वॉर छिड़ जाता है। चैल्डियंस ट्राइब के मेंबर नेबुकोडनेस्सर और बाकी ट्राइब्स जैसे मेडिस, पर्शियन, सिमियंस एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अंटिल 331 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बेबीलोन को कैप्चर किया और उनके ही अंडर साइप्रस द ग्रेट ने अखामेनियन एम्पायर का स्थापना किया। और यहाँ से ही मेसोपोटामिया और ईरान का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो एक ही जैसा रहता है, क्योंकि दोनों जगह पर ही पहले अखामेनियन एम्पायर, फिर सेल्यूसिड एम्पायर और इवेंचुअली रोमन रूल करता है। अगर आप इन सारे एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको मेरा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ईरान वाला वीडियो सजेस्ट करूंगा, जो आप इस वीडियो के बाद जाके चेकआउट कर सकते हैं। 571 BC में इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है और इसके चलते पूरे अरब और नेबरिंग एरिया में भी इस्लामिक इन्फ्लुएंस फैलता है। इसी वक्त मेसोपोटामिया के रीजन में ससानियन एम्पायर रूल कर रहा था और कॉन्टेम्पोररी बाइजेंटियम एम्पायर के साथ कांस्टेंट जंग के चलते
ससानियन एम्पायर बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गया था। 632 से लेकर 654 AD में अरब राशिदून कैलिफेट के चलते अरब्स और ससानियन एम्पायर के बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि कैलिफेट क्या है। असल में कैलिफेट बोलते हैं इस्लामिक रिलीजियन लीडर्स को। आपने अगर खलीफा वर्ड सुना होगा तो कैलिफेट का मतलब भी सिमिलर होता है। तो 633 AD में खालिद इब्न अल वलीद अरब मिलिट्री जनरल मेसोपोटामिया इन्वेड करते हैं। इसके बाद बैटल ऑफ अल कशीजिया लड़ा जाता है रशीदुन कैलिफेट और ससानियन एम्पायर के बीच। इस जंग में अरबिक आर्मी ने वेस्टर्न मेसोपोटामिया यानी आज जो बाउंड्री है इराक वो पूरा कैप्चर कर लिया और सन 651 AD में लास्ट ससानियन एम्पायर यादगर्ड द थर्ड को मार दिया जाता है और इसी के बाद इराक रीजन में इस्लामिक इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। राशिदुन कैलिफेट के बाद अब्बासिद कैलिफेट 8th सेंचुरी में इराक के रीजन को रूल करता है, लेकिन 19th सेंचुरी आते आते कैलिफेट वीक पड़ जाता है और 9th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक अलग अलग ट्राइब जिन्हें एमिरेट्स भी कहा जाता था जैसे तहरीद, सफाविद, समानीद, सलारीद, तुगरीद, ये सब अलग अलग रीजन में रूल करते हैं। 1055 AD में सेल्जुक एम्पायर बगदाद कैप्चर करता है और इसी समय इस्लाम में सुन्नी, शिया, इस्माइली ये सब ऑर्थोडॉक्सिटी का इंट्रोड्यूस होता है। साल 1258 में मंगोल इन्वेड करते हैं बगदाद शहर को। इसी वक्त मंगोल के कमांडर थे हलागू खान। मंगोल्स ने बगदाद कैप्चर तो किया लेकिन इस्लामिक कैलिफेट के कंसेप्ट को एक्चुअली सपोर्ट ही किया। हलागू खान ने इसी समय पर्शियन, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, सीरिया और सेंट्रल एशिया के एरिया को भी कन्कर किया और बगदाद एक स्ट्रॉन्ग तिमुरिद एम्पायर के अंडर आ गया। हलागू खान के डेथ के बाद 14th सेंचुरी में ब्लैक शिप टर्कमैन यानी इस्लामिक टर्किश मोनर्की रूलर्स ने, जो कि मॉडर्न डे अजरबैजान, आर्मेनिया, सीरिया के एरिया को रूल करता था, इन लोगों ने रिवोल्ट करके इराक को रूल करने लगे। 1466 में व्हाइट शिप टर्कमैन ने ब्लैक शिप टर्कमैन को हरा के और इसके बाद सफाविद एम्पायर ने व्हाइट शिप टर्कमैन को हरा के इराक में कंट्रोल स्टैब्लिश किया और फाइनली द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर ने सफाविद एम्पायर को हरा के पूरे इराक रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया। ऑटोमन एम्पायर बेसिकली टर्किश एम्पायर था जो कि सफाविद रूल को हटा के सिर्फ इराक पे नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के पूरे रीजन में अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया। साल 1533 में इराक पे ऑटोमन रूल स्टैब्लिश हुआ और ऑटोमन एम्पायर के अंडर इराक में 3 अलग अलग ट्राइबल अलायंस बनाया गया। इन्हें विलायत भी कहा जाता था। ये 3 विलायत थे मोसुल विलायत, बगदाद विलायत और बसरा विलायत। अब इतने बड़े ऑटोमन किंगडम के अंडर इराक रीजन में ही एम्पायर के ही अंडर ही ममलुक्स यानी कि जॉर्जियन मर्सनरी ग्रुप 1747 से लेकर 1831 तक रूल करता है। लेकिन 1831 में ऑटोमन एम्पायर ममलुक्स को ओवरथ्रो करके डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है इराक पर। इसी वक्त बहुत सारे ट्राइबल्स रिवोल्ट भी देखा जाता है ऑटोमन एम्पायर में, लेकिन उन सबको सप्रेस कर दिया जाता है और 1831 में ऑटोमन एम्पायर ने मॉडर्नाइजेशन करना शुरू करता है इकोनॉमिक और मिलिटरीली। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और इस वॉर में ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी के साथ देता है। इसके चलते ब्रिटिश फोर्सेस ने बगदाद कॉन्क्वेर करने की कोशिश करता है, लेकिन 1915 में बैटल ऑफ कर्ट में ऑटोमन आर्मी ब्रिटिश आर्मी को हरा देता है। लेकिन इसके तुरंत बाद 1970 में मेसोपोटामिया कैंपेन के चलते ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन्स के अगेंस्ट ट्राइबल ग्रुप जिन लोगों को ऑटोमन एम्पायर ने सप्रेस करने की कोशिश की थी, उनके मदद से ब्रिटिशर्स बगदाद कैप्चर करता है और वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के सरेंडर के साथ साथ ऑटोमन एम्पायर का भी रूल खत्म हो जाता है।
और ब्रिटेन इराक में मोनर्की रूल स्टैब्लिश करता है। पहले हसीमत मोनर्की, एक रॉयल फैमिली ऑफ हसीम, फिर फैजल द फर्स्ट के अंडर इराक में किंगडम स्थापना करना। इसी वक्त एक इंफॉर्मेशन देना बहुत ही जरूरी है। इराक के रीजन में कुर्दिश लोग माइनॉरिटी में रहते थे। कुर्दिश एक ट्राइब थे जो लोग खुद के लिए अपने अलग कंट्री का डिमांड करते थे, लेकिन ब्रिटिश ने असारियन फाइटर्स को इन कुर्दिश रिवोल्ट के खिलाफ जंग पे यूज किया, जिसके चलते कुर्दिश लोगों का रिवोल्ट बहुत हद तक दब जाता है। फैजल द फर्स्ट ने इसी वक्त मेसोपोटामिया का नाम बदल के ऑफिशियली इराक कर दिया और 1932 में फाइनली इराक को इंडिपेंडेंस मिलता है और ब्रिटिश मैंडेटरी इराक पर से खत्म होता है। इंडिपेंडेंस के बाद भी इराक में लगातार रिवोल्ट देखने को मिलता है, जैसे कि असारियन रिवोल्ट, यजीदी रिवोल्ट, सिया कम्युनिटी का अपराइजिंग। इन्हीं सब अनस्टेबल सिचुएशन के चलते 1936 में पहला मिलिट्री कू होता है और बकर सिद्दीकी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को हटा के खुद मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते इराक में एंग्लो सोवियत इन्वेजन भी देखा जाता है। इसके चलते इराक के पॉलिटिक्स में कुर्दिश और इराक दोनों अलग अलग लोग अपने इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश करते हैं और इसी के चलते पूरे इराक में मैसिव प्रोटेस्ट, वायलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखा जाता है। इसी बीच 1948 में अरब इजराइल जंग भी होता है, जिसमें इराक ने अरब कंट्री का साथ देता है। 1954 में इजिप्ट के मिलिट्री डिक्टेटर बनते हैं गमाल अब्देल नसीर और इनके ही इन्फ्लुएंस के चलते इराक में भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश होता है। अबद अल करीम कासिम बनते हैं रूलर ऑफ इराक और कासिम इराक को रिपब्लिक कंट्री घोषित करते हैं और नेशनलिस्ट थॉट्स के चलते उन्होंने सबको इराकी लोग मानना शुरू किया, चाहे वो कुर्द हो, तुर्कमेन हो, एसारियन हो या किसी भी ट्राइब का हो। सभी रिपब्लिक ऑफ इराक के अंडर यूनिटी में रहना चाहिए। लेकिन कुर्दिश लीडर मुस्तफा बरजानी इराक के गवर्नमेंट के खिलाफ जंग शुरू कर देते हैं और अलग कुर्दिश ऑटोनोमस स्टेट का मांग करते हैं। इसी के चलते फर्स्ट कुर्दिश इराक की वॉर भी लड़ा जाता है और 1963 में जनरल कासिम के असैसिनेशन के बाद बाथ पार्टी पावर में आता है और इसी पार्टी ने कुर्द के अगेंस्ट फोर्सेस का यूज किया और मिलिट्री जनरल अबद अस्सलाम अरीफ ने बाथ पार्टी को ओवरथ्रो किया। लेकिन 1966 में हेलीकॉप्टर क्रैश के चलते उनकी भी मौत हो जाती है और उनके भाई अब्दुल रहमान अरीफ बनते हैं नया इराकी रूलर। अरीफ की हेलीकॉप्टर क्रैश के लिए इराक गवर्नमेंट ने कुर्दिश लोगों को जिम्मेदार ठहराया और इसी के चलते ही इराक कुर्दिश कॉन्फ्लिक्ट आग पकड़ना शुरू किया एंटायर इराक में। इसी दौरान बाथ पार्टी फिर से पावर में वापस आता है और 1968 में अहमद हसन अल बकर बनते हैं इराक के प्रेसिडेंट। यहाँ पे सोवियत इंटरवीन भी होता है और सोवियत ने कुर्द और इराक की जंग को ख़त्म करने के लिए दोनों पार्टी से ही नेगोशिएशन के बात करते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। फाइनली जाके 1970 में कुर्द इराक वॉर में पीस प्लान किया जाता है, जिसके चलते इराक के नॉर्दर्न रीजन में कुर्दिश लोगों को ऑटोनॉमी दिया जाता है। लेकिन ये पीस ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। 1974 से लेकर 1975 तक फिर सेकेंड कुर्दिश इराक जंग लड़ा जाता है। जुलाई 1979 में प्रेसिडेंट अहमद हसन अल बकर फोर्सिबली रिजाइन कर देते हैं और इराक के कंट्रोल मिलता है पॉलिटिशियन सद्दाम हुसैन को। सद्दाम ने बाथ पार्टी को अपने तरीके से चलाना शुरू किया और पार्टी और कंट्री दोनों में अपनी जगह सॉलिड किया। सद्दाम के सामने बहुत ही ज़्यादा अपकमिंग चैलेंजेस थे। आइए इन प्रॉब्लम को समझते हैं। पहला, इराक के साथ नेबरिंग कंट्रीज का टेरिटोरियल डिस्प्यूट था। दूसरा, कुर्दिश सेपरेटिस्ट लोगों में फॉरेन पावर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ना। तीसरा, ईरान में स्थित शिया पॉपुलेशंस के चलते इराक में भी शिया इन्फ्लुएंस बढ़ना। और एक और प्रॉब्लम था कुवैत को 1961 में ब्रिटिशर से आज़ादी मिली और इराक तभी से कुवैत इराक का पार्ट ही मानता है, तो कुवैत रिक्लेम करना भी सद्दाम का मैनिफेस्टो में था। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के चलते 1980 में ईरान इराक वॉर होता है
और 1988 तक चलता है। ईरान के साथ अमेरिका की दुश्मनी की वजह से अमेरिका इस जंग में इराक का साथ देता है और 1988 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 598 के तहत सीज फायर डिक्लेयर किया जाता है और इस जंग का अंत होता है। 2 अगस्त 1990 में इराक कुवैत पर हमला कर देता है, जिसे गल्फ वॉर भी कहा जाता है, जिसके चलते 6 अगस्त 1990 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इराक के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इसी गल्फ वॉर के चलते यूएस को डाउट होता है कि इराक की गवर्नमेंट मैस डिस्ट्रैक्शन वेपन्स का यूज कर रहा है और अगर नहीं कर रहा है तो फ्यूचर में इसका यूज कर भी सकता है, जिसके चलते इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिस्टेबलाइज हो सकता है। और इसी वक्त UNSCOM चीफ वेपन इंस्पेक्टर रिचर्ड बाटलर और टीम को उनके साथ भेजा जाता है इराक में इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन उनका ये क्लेम था कि इराकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता उन्हें, इसलिए उन्हें कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिला। उनकी इसी रिपोर्ट को बेस करके यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन ने इराकी गवर्नमेंट और मिलिट्री फैसिलिटीज के ऊपर एयर स्ट्राइक करने का ऑर्डर देते हैं और यूएस इस जंग में इन्वॉल्व हो जाता है। यूएस के इंटरवीन के चलते और बाकी कॉन्टेम्पोररी सिचुएशंस को देखकर इराक के आसपास के रीजन में बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप डेवलप होना शुरू हो गया। इन्हीं में से एक था अल-कायदा। 2001 में यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टेररिस्ट अटैक होता है, जिसके बाद यूएस ने ये इल्जाम लगाता है कि ये काम अल-कायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन ने किया है और यूएस ऑफिशियली इराक के खिलाफ जंग शुरू कर देता है। This hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq. यूएस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स में जाके ये डिक्लेयर किया कि यूएन को इराक के खिलाफ प्रॉपर एक्शंस लेना चाहिए और सद्दाम हुसैन को भी एक्यूज बनाया गया और क्लेम किया गया कि सद्दाम हुसैन के पास अभी मैस डिस्ट्रक्शन का वेपन मौजूद है। 2003 से लेकर 2011 तक यूएस इराक पे जंग करता रहा और 2003 में यूएस मिलिट्री ने सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया और ट्रायल शुरू हुआ सद्दाम के खिलाफ। सद्दाम का ये क्लेम था कि उनके पास कोई भी मास डिस्ट्रैक्शन का वेपन नहीं है, फिर भी वॉर क्राइम और वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्जेस में 2006 में सद्दाम हुसैन को हैंग कर दिया गया। इराक वॉर के फायदा लेकर सीरिया में भी सिविल वॉर शुरू हो गया और इस्लामिक स्टेट्स नाम का एक टेररिस्ट ग्रुप भी इसी समय इस सिविल वॉर से जुड़ गया और इसी इस्लामिक स्टेट ने इराक, सीरिया, लेबनान इन सब कंट्री में आज तक वॉर क्राइम करता है और टेररिज्म फैलाता है। 2011 से लेकर आज तक इराक इतने सारे जंग, इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म के चलते एक डेवास्टेटिंग कंट्री बन चुका है। इराक की हिस्ट्री इतनी खौफनाक है जिसके चलते इराक कभी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आया। हालांकि कुर्दिश लोग आज भी अलग कुर्दिस्तान बनाने की मांग करते हैं और टेररिज्म एक्टिविटी आज भी देखा जाता है बगदाद और इराक के रीजन में। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय।